अस्सलामुअलैकुम, जाको लाहौर में खुशामदीद। मैं हुई रफनास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यकीनन आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एक अच्छी सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे। नाज़रीन, जो कि एक अच्छी सुबह का आगाज़ जो है वो एक हमेशा ही एक अच्छे पैगाम के साथ करना चाहिए, अच्छे मैसेज के साथ करना चाहिए। तो अगर बात कर ली जाए मोबाइल फ़ोन की यानी स्मार्ट फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन एक सहूलत तो है ही, लेकिन इसके हमारे माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मनफी असरात भी बढ़ते ही जाने जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि ये आम मुशाहिदे की बात है कि हम छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 2 साल तक है, हम उन्हें सिर्फ चुप करवाने के लिए कहते हैं कि मोबाइल ले लो, मोबाइल में गेम खेलो या कार्टून देख लो या कुछ भी जो है वो पोइम वगैरह सुन लो। तो इसकी तरफ जो हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है कि बच्चे को हमने खुद ही मोबाइल पर लगा दी है। तो इसी तरह अगर बात करें तो इनमें से कोको मेलन तो सबसे ज़्यादा देखा या सुने जाने वाला जो है वो यूट्यूब चैनल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको इसका बाखूबी इल्म होगा। हम रोते बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर उसे फ़ौरी तो चुप करवा लेते हैं, लेकिन दरअसल हम उन्हें छोटी सी उम्र में ही मोबाइल की लत डाल रहे हैं। और फिर यूँ होता है कि बच्चा पहले से ज़्यादा शिद्दत से रोकर आपको मजबूर करता था कि आप किसी ना किसी तरह जो है ना उसको मोबाइल दे दें और वो मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करें। और मज़ीद सुनाया जाए कि हम बच्चे की जो मासूमियत है वो छीनने की ये पहली बुनियाद रखते हैं और जो कि आजकल चल भी रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल करते कम उम्र बच्चे, बड़ों की बात नहीं हम कर रहे हैं, कम उम्र बच्चों की बात कर रहे हैं। कम उम्र बच्चे जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बासानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी जो रसाई है वो हम खुद दे रहे हैं। जिनके हाथ में फ़ुटबॉल या क्रिकेट का बॉल या फिर बैट नहीं होगा बल्कि मोबाइल होकर वो गेम्स का डेली चैलेंज या टास्क पूरा कर रहे होते हैं। मसला सिर्फ गेम्स की बात की हद तक का नहीं है, क्योंकि गेम्स के साथ साथ बच्चे मुख्तलिफ इश्तिहारों को भी देख रहे होते हैं। वो इश्तिहार क्या है, कैसा है, हमें कतई तौर पर जो है वो इल्म नहीं है कि क्योंकि हम बच्चे से फासले पर ही अपने काम में मगन है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया है, बस किचन में जो है वो वालदा काम कर रही हैं, जो वालिद साहब हैं वो बाहर चले गए हैं काम करने, तो बच्चे को मोबाइल दे के चले गए हैं। या जो इसी तरह की मकबूल तरीन जो ऐप्स हैं उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें किस किस्म के एड्स आ रहे होते हैं वो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बच्चे देख रहे हैं उसमें ये यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम जो है वो बिल्कुल भी जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं कि पता नहीं कुछ देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। बस हमें ये है कि बच्चे को मोबाइल दे दिए वो गेम खेल रहा है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है हमारी माशरती ज़िंदगियों पर कैसे हो रहा है और मोबाइल फ़ोन्स बच्चों की मासूमियत को कैसे छीन लेते हैं, हम सबको लाजमी सोचना चाहिए। चूँकि ये थी आज का पैगाम था ये आज, और ये पैगाम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है। उनको चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपने खाने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और जिसका सारा जो असर है वो हमारे स्टमक पर हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक ऐसी बीमारी आप इसको कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जिससे हमारा स्टमक सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलरी। जिससे अगर मैं बात करूँ कि पाइलरी से मुराद मैदा और आंत है, यानी ये जरसूमा हमारे निज़ाम जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको किस तरह से जो है वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए कौन से खुराक करनी चाहिए, ये है क्या और किस तरह से इसका जो बचाव है मुमकिन है। और इसी तरह अगर बात करें तो बहुत से लोग इसकी वजह से जो है वो मैदे के मसाइल के शिकार होते नज़र आ रहे हैं और जिसकी रेशो में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें इस इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन बहुत से लोगों को जो है वो इस वक्त उनकी परेशानी का बायस बना हुआ है। तो इस पर बात करेंगे कि किन लोगों को एज पाइलरी का जो इलाज करवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए गेस्ट्रोलॉजिस्ट माहिर अमराज जो है वो मैदा और जिगर के डॉक्टर उस्मान नईम हौसत प्रोग्राम में मौजूद है। वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं अभी मैंने पहले तो बात की है कि लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिसका सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टमक पर हो रहा है। इस तरह का हम बात करें, आज हम बात करें कि एज पाइलरी क्या और इसकी अहमियत क्या है, तो इस पर किस तरह से रोशनी डालेंगे आप? एज पाइलरी एक जरासीम है। ये तकरीबन दुनिया की निस्फ आबादी 50% लोगों को है। ठीक है। और मैं बड़ी हैरानगी होगी, हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसके 3 जिल्दें हैं
वहाँ पे पाकिस्तान का जहाँ पे जिक्र आया वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एच पेलोरी पाकिस्तान में 70 से 80% लोगों को है। 70 से 80% बहुत बड़ी तादाद है। तो तकरीबन 70 से 80% लोगों का एच पेलोरी के साथ सामना हुआ है या उनको इन्फेक्शन है। तो ये एक बड़ा कॉमन जरासीम है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने लोगों को जब ये जरासीम है तो सबका इलाज होना चाहिए, बिल्कुल, या उन लोगों का इलाज होना चाहिए जिन्हें अलामात हैं। अब एच पेलोरी की अगर हम बात करें तो सबसे ये मैदे में रहता है, ये आगे पीछे कहीं मूव नहीं करता, ठीक ये है। मैदे का जरासीम है। इसे रहने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए जो कि 2 के करीब मैदे में है। मैदे में रहकर ये 3 बड़े काम करता है। मैदे की सोजिश करता है, अच्छा। मैदे का अल्सर करता है, और कुछ रेयर केसेस में मैदे का कैंसर भी कर सकता है। कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि ब्लोटिंग हो रही है, वो भी इसी की वजह से होती है। एक वजह ये भी है, मैदे की सोजिश की वजह से मैदे की ब्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ और भी वजूहात हैं। एच पेलोरी की वजह से सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग हो सकती है। और हैरानगी की बात यह है कि ये मैदे का जरासीम है, लेकिन ये डिप्रेशन, एंजाइटी भी कर रहा है। उसका मैकेनिज्म फर्क है, ये कोई दिमाग में जरासीम नहीं जा रहा। अच्छा, होता ये है कि हमारी आंत में तकरीबन 30 ट्रिलियन के करीब जरासीम है नॉर्मली, जो हमारा फ्लोरा है, माइक्रोब्स हैं हमारी आंत के अंदर जो नॉर्मली होते हैं। उसमें कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। और एक और आपको मैं बात बताऊं, कुछ जो हमारी खुशी का हार्मोन है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, सेरोटोनिन तकरीबन 70 से 80% आंत से बनता है। ठीक है। अब जब एच पेलोरी की वजह से हमारा फ्लोरा खराब होगा, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी। सेरोटोनिन कम होने की वजह से हमें जो खुशी और इत्मीनान की जो कैफियत मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, तो चिड़चिड़ापन आएगा। अब एच पेलोरी ने फ्लोरा को खराब किया, उसकी वजह से सेरोटोनिन कम हुई, सेरोटोनिन के आगे इफेक्ट है। अच्छा उस्मान, चूंकि हम देख रहे होते हैं कि बहुत से लोग जो स्टमक से डिस्टर्ब हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने अपने गट को देखना है या स्टमक को देखना है, ऐसा भी कुछ है? गट इज अम्ब्रेला टर्म, यानी कि सारी की सारी गट है, जिसमें स्टमक भी है, इंटेस्टाइन है, लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिर्फ हम यही सुन रहे होते हैं कि मेरा स्टमक डिस्टर्ब है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, या कुछ मेरा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसमें एक रोल इसका भी है गट का। हाँ, स्टमक का एक रोल है डाइजेशन में, लेकिन ज्यादा रोल छोटी और बड़ी आंत का है। तो गट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक सारा कुछ है। ठीक है। अच्छा, ये एच पेलोरी जो हमारे मैदे और दिमागी सेहत पर अभी आपने बताया कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो ऐसे नहीं होता। हम लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई भी है और चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जो है अपने खाने पीने का ख्याल भी तो नहीं रख पा रहे हैं साथ साथ, तो इसकी एक ये भी वजह है। तो ये रीज़न है कि आप जो है वो चिड़चिड़े रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अगर कर भी ना हो तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके बाद में बात कर लेंगे। बहुत बड़ी वजह ये है। अच्छा, अब सोसाइटी में महंगाई तो सबके लिए है ना, तो कुछ लोग उसे कॉप कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चल जाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा सुनते हैं कि मुझसे बुरी खबर सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो बेसिकली बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म चेंज हो गया ना, जो कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत थी, वो आपके पास हार्मोन या केमिकल्स नहीं है, तो इसलिए आपकी सेहत पे असर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एच पेलोरी का सबसे बड़ा हम क्या समझें कि नुकसान इसका क्या है, कि अगर इससे कोई इसका इम्पैक्ट हमारे स्टमक पर हो रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हमें फेस करनी पड़ सकती है, नुकसान किस तरह का हो सकता है? ज़्यादातर लोग एच पेलोरी को कोई हवा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको बताया 70 से 80% लोगों को है। अलामात 20 से 30% लोगों को है। इसका मतलब है 60% लोगों को तो वो कुछ कह ही नहीं रहा। हमारे पास पेशेंट आते हैं जी, एच पेलोरी आ गए, इसका इलाज कर दें, हम पूछते हैं भाई तुम्हें मसला क्या है? मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम डरे हुए बहुत हैं। तो अमूमी तौर पे एच पेलोरी हमें कुछ भी नहीं कहता, ना ही इसके इलाज की ज़रूरत है, ना इसे छेड़ने की ज़रूरत है। अब आधी दुनिया की आबादी को एच पेलोरी है, सबका इलाज करते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है ना, ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़्यादातर ये कुछ नहीं कहता, कुछ लोगों में ये मैदे की सोजिश करता है, और वेरी वेरी रेयरली ये अल्सर और फिर आगे कैंसर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस ना होने के बराबर है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि चांसेस ना होने के बराबर हो। यहाँ पर हम इसकी जो परसेंटेज की बात करें
80% लोग हैं, 70% लोग हैं, इसमें ज़्यादा मर्द होते हैं या ख़वातीन होती हैं? दोनों ही एक जैसे। तो दोनों को सेम ही जो है वो सिम्टम्स होते हैं। हाँ, जो नफ्सियात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो स्लाइटली शिफ्ट टूवर्ड्स द फीमेल, तो वो थोड़ा सा है क्योंकि दे आर मोर लाइक हमारी ख़वातीन बेचारी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं घरों में, तो इसलिए फैक्टर्स बाकी भी होते हैं और ये भी मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन में ये मसाइल हैं जो दिमाग के लिहाज से, नफ्सियात के लिहाज से। मैदे और दर्द के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स हैं वो मर्दों में ज़्यादा। ठीक है। अच्छा उस्मान, जो कि जब भी हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर किसी को ख़ास तौर पर मैदे की बीमारी है, मैदा डिस्टर्ब है या फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो कर पा रहा उसका स्टमक खाना, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं अगर स्टमक ख़राब हो गया जल्दी ठीक नहीं हो सकता, और पेशेंट खुद भी उस वहम में चला जाता है कि अच्छा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो एच पिलोरी की अगर हम बात करें, किसी को हो जाता है तो ऐसा है, लोग इस पर भी यही जो है वो अपना ओपिनियन रखते हैं कि पता नहीं ये ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा कि नहीं, कितना टाइम जो है इसको लग जाता है ठीक होने में? एच पिलोरी की ट्रिपल और क्वाड्रिपल एक रजीम का नाम है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर वो नेगेटिव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। तो लोगों के लिए क्या सजेस्ट है, जो हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या करेंगे, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरह इसके जो इलाज, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, गट्स के इश्यूज़ होते हैं, लोग कहते हैं 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं, तो इसका इलाज जो है वो होने, उसमें डाइट का भी रोल होता होगा। फिर हमारी जो खुराक है, जो नॉर्मल खुराक है, वो स्टमक फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, पैगाम लोगों के लिए मैं ये देना चाहूँगा, नंबर 1, इसे कोई हवा ना बनाए। पूरी दुनिया में 50% लोगों को है और आपके इर्द गिर्द भी तकरीबन 70-80% लोगों को है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने कहा 15 दिन तक इसका इलाज हो सकता है आसानी से, तो वैसे इसमें जो वो डाइट का अगर बात करें तो डाइट कौन सी इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, किस किस्म की खुराक खानी चाहिए हमें खास तौर पर? मैदा डिस्टर्ब है, मैदे के अंदर सोजिश है, मैदे के अंदर अल्सर होने के चांसेस हैं, तो ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी हजम हो। मिर्च मसाला, फ्राई और खट्टी चीज़ें, इनसे आपने अवॉइड करना है। जो जल्दी हजम होने वाली हैं वो लें, जैसे सब्जियां लें और फ्रूट्स लें, उबला हुआ गोश्त भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। मटन, बीफ या चिकन का इस्तेमाल करना है? मटन बीफ का मसला नहीं है, मसला ये वो पका कैसे है। चावल अगर तो उबले हैं तो मसला नहीं है, अगर बिरयानी बनी है तो प्रॉब्लम है। बीफ अगर आपने उसे ग्रिल किया तो वो इशू नहीं है, अगर बीफ की निहारी बनाई हुई है तो फिर प्रॉब्लम है। बना कैसे है, इस पे मसला। ठीक हो, मसाले प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सी ग़िज़ाएं जो इसके लिए बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि एच पिलोरी का जो अगर है किसी को तो वो मज़ीद बढ़ सकता है इशू? प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, और स्पाइसी फूड, पापड़ हैं, बेसिकली स्नैक्स वगैरह। ये जो फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो फीको ओरल रूट है, यानी कि मुंह के जरिए ये केमिकल, ये जरासीम जाता है और मैदे में जाके घर कर लेता है। गंदा पानी, गंदी खुराक, गंदे स्नैक्स, उसके अलावा तो पानी फिर हमें क्या बॉयल करके पीना चाहिए? जरूर, सबको बॉयल करके पीना चाहिए। या फिर हम इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं पानी में, जैसे भी आपने बताया कि पुदीने का कावा पी सकते हैं। पानी को साफ करने के लिए तो बॉयल ही करना चाहिए या क्लोरीनेटेड होना चाहिए, बॉयल करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर अलामात का इलाज है उसके लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है, पुदीने का इस्तेमाल किया जा सकता है, सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं जो मैदे को बेहतर करती हैं। ठीक है जी, ये एच पिलोरी है क्या, किस तरह से ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसमें किस किस्म की खुराक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी खुराक इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अक्सर हम ये भी सुन रहे होते हैं कि दूध का जो इस्तेमाल है वो इस तरह के पेशेंट को कम करना चाहिए, तो ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ग्रीन वेज का इस्तेमाल करें आप, या फिर बॉयल जो है वो आप मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एच पिलोरी है क्या और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह से जो है वो अफेक्ट कर रहा है, इस पे बात करने के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान नईम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हमल एक कुदरती अमल है जिसमें एक औरत के जिस्म में बेशुमार तब्दीलियाँ आती रहती हैं और उसी दौरान मुनासिब ग़िज़ा, ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है।
हामिल के दौरान अगर वर्जिश मुनासिब, मतवाज़न, बैलेंस रखी जाए और डॉक्टर के मशवरे से की जाए तो ये ना सिर्फ माँ के लिए मुफीद है बल्कि बच्चे की नशोनुमा के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अना, कैसी हैं आप? ठीक है। चूँकि बात करें कि हमल एक कुदरती अमल है और इस दौरान हमल के दौरान फ़िट रहने के लिए जो ख़वातीन हैं उनको किस किस्म की जो है वो वर्जिश करनी चाहिए ताकि वो उनकी जो बॉडी शेप जो अक्सर होती है हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो किस तरह से इसको मेंटेन रखा जा सकता है? रिसेंटली मेरी सिस्टर के बेबी हुआ तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी, तो मैंने देखा है कि एक इतनी ज़्यादा रेशो हो गई है कि 6 मंथ में, 5 मंथ में, 8 मंथ में बेबी डिलीवर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक डाइट हेल्दी नहीं है। 6-5 मंथ में 6-5 मंथ में ये रेशो बहुत ज़्यादा है। मैंने हॉस्पिटल में ये रेशो इतनी ज़्यादा देखी है कि अगर कोई बच्चा 9 मंथ में भी पैदा हो रहा है तो उसको सांस का इशू आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ को नोट किया और उनसे फिर अपनी फील्ड के मुताबिक मैंने मौका देखते हुए उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों हुआ है, आप क्या खाती थी, किस तरह रहती थी। तो हेल्दी डाइट नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा खाने को, हमसे खाया ही नहीं जाता। अभी आप खाओगे तो ही बच्चे को मिलेगा ना कुछ, बच्चा हेल्दी होगा। तो आप ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा खाओ, हेल्दी मील लें और पोर्शन में लें। ठीक है। वर्कआउट इसमें बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। सिंपली आप लाइक दिस जॉगिंग कर सकती हैं, बॉडी को वार्म अप करने के लिए जॉगिंग कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आप जॉगिंग कंप्लीट करने के बाद आपने फिर स्टार्ट करनी है अपनी वॉक हाफ आवर्स की। ये डेली आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस तरह से मिलते हैं वेट। ठीक है। आप इसको एज अ एंकल वेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ रिस्ट वेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको एंकल पे ऐसे वेयर करेंगे। ठीक है। टाई करने के बाद किसी भी चेयर के साथ या वॉल के साथ आप सपोर्ट ले लें। ठीक है। साइड लेग रेस करेंगे। ठीक है। और बैक लेग रेस करेंगे। ठीक है। वॉल के साथ या चेयर के साथ आप स्क्वाट्स करेंगे। ओके। ठीक है। आप इनको हाथों में भी वेयर कर सकते हैं इजीली ताकि आपके आर्म्स का वर्कआउट रहे। 20 टाइम्स 20 to 30 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप बैठ के बटरफ्लाई में आप बैठ जाएंगे इस तरह से। बटरफ्लाई में बैठ के अपनी बटरफ्लाई की तरह विंग्स को इस तरह से। ठीक है। इससे आपके जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स रहेंगे और आपको बेबी भी हेल्दी होगा। ठीक है। ठीक है। और कोई भी चीज़ ले लें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको आप रिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको रिस्ट में पहन लें और लाइक दिस फुल बॉडी के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 20 क्लॉकवाइज एंड 20 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। स्ट्रेच साइड्स। अच्छा, अब कुछ लेडीज़ कहेंगी कि अब हमारा ये मन चले हम एग्जैक्टली मैं भी यही पूछने वाली थी ना कि कौन से मंथ में जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। 7 मंथ 8 मंथ नहीं कर सकते। ठीक है। आप सिंपली खड़े हो जाए। ठीक है। ट्विस्ट शुरू करें। ठीक है। ठीक है। ट्विस्ट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी वेट पकड़ के नीज को माइनर सा बेंड करके डाउन जाएंगी एंड आप जाएंगे। इससे कमर की दर्द में भी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और कोशिश करें अपना पोर्शन सीधा करके बैठे, बैक को सीधी करके बैठे। ठीक है। और बहुत देर इस तरह से ना बैठे जिस पे आपका बैली को जो है वो बेंड होना पड़े। बिल्कुल इस तरह से ना बैठे, बिल्कुल इस तरह बैठे। अगर आप सोफे पे बैठते हैं तो अपने जो हमारा स्लीपिंग पिलो होता है आप वो यूज़ करें अपनी बैक पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके बैली को रेस्ट मिलना चाहिए। और ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नोज़ पे इस तरह से आप नोज़ को बंद कर लें, ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ। आप वेट करें, स्टे करें, टाइमर लगा लें। 30 सेकेंड के अंदर जो है आपने उसको जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। इस तरह से ब्रीदिंग रखें। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई एक्सरसाइज इसकी मुश्किल नहीं होती है। लोग कहते हैं अच्छा अब हम प्रेग्नेंट हो गए, अब हमने सिर्फ बेड पे रहना है और डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल जाना है।
जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए भी इजी रहेगा, आपके बेबी के लिए भी इजी रहेगा। जी हमल के दौरान फिट रहने के लिए ख़वातीन को किस किस्म की खुराक इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी जो है वो एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, कौन सी वर्जिश करनी चाहिए ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बॉडी शेप डिस्टर्ब ना हो। ख़ासतौर पर जो अना भी बता रही हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं हॉस्पिटल में, रिसेंटली वो बता रही हैं कि होकर भी आई हैं, वहाँ पर 5-4 मंथ में ही बेबी जो है वो हम देखेंगे डिलीवर हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर बात करें कि फ़िट रहना हमल जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी कितना ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। अना, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, बात कर लेते हैं बच्चों की। तो बच्चों की जो सेहत है वो वालिदैन के लिए सबसे अहम है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वालिदैन की परेशानी भी बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन के बच्चों में एक आम लेकिन संजीदा बीमारी हो सकती है कि ख़ास तौर पर नौमौलूद और छोटे बच्चे में ये बीमारी फेफड़ों को मुतासर करती है, और साथ ही साथ हम देख रहे होते हैं कि जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें सांस लेने में बहुत दुश्वारी रहती है, सांस की तकलीफ, बुखार और खांसी जैसे मसाइल पैदा कर सकती है। अगर इसका बर वक्त इलाज ही ना किया जाए तो ये नमूनिया या दीगर पेचीदगियों की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उससे जानते हैं कि बच्चों में जो चेस्ट इन्फेक्शन की अलामात क्या है, वजूहात क्या है, उसके इलाज किस तरह से मुमकिन है। खुज़ैमा डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि बात कर रहे हैं नौमौलूद बच्चा हो या फिर बच्चे की एज भी अगर 10-12 साल है तो उसको हम देख रहे होते हैं कि वो चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला है, तो बच्चे तो उसमें डिस्टर्ब होते हैं, साथ वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि छोटी एज होती है। तो किस तरह से चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बच्चों में जब बढ़ते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो बच्चों की इम्यूनिटी का लेवल है। इम्यूनिटी का लेवल, बच्चे आपको पता है कि उनके वो इम्यून लेवल नहीं होते जो कि एक एडल्ट के होते हैं। ठीक है। इस वजह से बच्चे बीमार भी ज़्यादा होते हैं, ना सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन बल्कि दूसरी इन्फेक्शन का भी उनमें रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो जहाँ तक आपने बताया जी क्यों होते हैं, ज़्यादातर ये इलनेसेस वायरसेस से होती हैं। ठीक है। और आपने देखा जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, एक को खांसी नज़ला ज़ुकाम होगा, वो फिर स्प्रेड करते पूरी क्लास को हो जाता है। अच्छा। और वो फैलते ही फैलते वही बच्चा फिर घर ले आता है, वहीं से उसके छोटे बहन भाइयों को होता है, और इस तरह करके वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो एक तो ज़्यादातर बड़ी वजह वायरसेस हैं, इनमें बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, लेकिन उनकी परसेंटेज इससे कम है, ज़्यादातर वायरसेस ही होते हैं। अब उसमें अलामात की जहाँ तक आपने बात की, तो इसमें सबसे जो नॉर्मली बच्चे आते हैं जिन चीज़ों के साथ, उसमें उनकी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, कॉफिंग होती है, अगर साथ में फ्लू भी चल रहा है तो फ्लू के सिम्टम के साथ स्नीजिंग के साथ आएंगे, और जब इनका नमोनिया डेवलप हो जाता है प्रॉपर तो फिर उसमें फीवर भी एक अलामत में ऐड हो जाता है। और जो मतलब आप कह लें कि शिद्दत बढ़ती है तो इनकी सिम्टम की भी शिद्दत बढ़ती है, और फिर बच्चा खाना पीना भी छोड़ देता है, खाना पीना भी, और फिर बात एडमिशन तक चली जाती है। और ये चीज़ें अब आपको पता है, अगर किसी के भी जो मतलब वालिदैन हैं जो सुन रहे हैं, किसी का भी बच्चा जब बीमार होता है तो परेशानी तो होती है, चाहे वो माइनर लेवल की बीमारी हो या ज़्यादा बीमारी हो। ठीक है, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है और क्या वजूहात है, इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जंग से, अंसर अब्बास उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम अंसर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मैम ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि मेरा बच्चा है 4 साल का, तो ठीक है, उसको टेस्ट करवाया, जिगर में थोड़ी सी गर्मी पहुंची है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? ठीक है, उनका अंसर का कहना है कि 4 साल का बच्चा है, उनका जिगर में गर्मी है, और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, वो बता रहे हैं टेस्ट भी करवाए हैं वैसे उन्होंने। अच्छा, इसमें ना देखें, एक तो कुछ टर्म्स हैं जो कि मतलब आपके माशरे में बहुत कॉमन है, लेकिन उनकी कोई एज एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। अब ये ज़्यादातर हकीमाना सी टर्म है जी, जिगर की गर्मी, ये चीज़ गर्म है, ये इसकी तासीर फलां है। ये जहाँ तक ये जिगर की बात कर रहे हैं ना, कई दफ़ा ये होता है कि
मतलब कोई भी इन्फेक्शन आपके लिवर को इफेक्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जब लिवर इफेक्ट होता है तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इन्फेक्शन है। और वहाँ पर भी ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो वायरसेस ही करते हैं। जो वायरसेस करते हैं उनका एक पैटर्न ये होता है कि वो अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं। एक इन्फेक्शन हुई और उसने अपना हफ्ता 10 दिन लिया, फिर ऑटोमेटिकली बॉडी उससे जान छुड़ाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो बच्चे खुद से ही रिकवरी में चले जाते हैं। इस दौरान जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सपोर्टिव होता है। अगर तो बच्चा खा पी रहा है वैसे घर पे मैनेज हो सकता है तो बच्चे घर पे ही मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूँ लगे कि बच्चे के सिम्टम बहुत ही लाइक आप कहते हैं सवेयर नौइयत के हैं, जैसे वॉमिटिंग किए जा रहे हैं, जैसे कि वो खाना पीना छोड़ गया है, या जो उसकी जो जॉन्डिस है, जो यरकान है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया, तो उसके लिए फिर करीबी डॉक्टर की हेल्प लेना ज़रूरी है या हॉस्पिटलाइज कराना ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक जिगर की गर्मी की है उसमें कोई सच तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मेरे पास रिपोर्ट्स हो तो उनको इंटरप्रेट करके बताया जा सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। ठीक है जी, कि बच्चा 6 साल का है, वही शिकायत कि बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, देखिए उसको यरकान भी है, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही। देखिए यहाँ पर ना मैं एक पैगाम देना चाहूँगा वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को कोशिश किया करें कि जितनी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स दे सके वो दे, और उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि बच्चों को में आदत डालने की कोशिश करें माएँ कि वो घर का खाना खाएं। देखिए मैं इस हकीकत को मानता हूँ कि भाई बच्चों के अंदर बाहर के खाने की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन वो न्यूट्रिशनली बिल्कुल भी अच्छे और उसको बताने वाले भी शायद पेरेंट्स ही हैं कि बाहर से जो है वो आपको फ्राइज मिलेंगे, बर्गर मिलेगा। देखिए पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। बच्चों की बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं, एक पेरेंटिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। वालिदैन खुद से भी ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं बच्चों को जो कि उनके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोशिश किया करें कि घर की चीज़ें ही दें। अब जिससे ये बात बता रहे हैं, डेफिनेटली बच्चे बाहर से ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन हो जाती है तो मैंने बताया वो अपना टाइम पूरा करके जाएगी, और कई दफ़ा उसको आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। किसी को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो हफ्ता 10 दिन तो उसमें मुब्तला रहेगा, उसके बाद उसको रिकवरी में भी महीने लग जाते हैं। तो एट फर्स्ट प्लेस आप कोशिश किया करें बच्चों की जो बाहर की डिमांड्स हैं उनको रेजिस्ट करें। ये जो बार बार कहते हैं नहीं वो जी बच्चे हमारे फिर बीमार हो गए, बच्चे हमारे फिर बीमार हो गए, क्योंकि बच्चे तो आते नहीं चेंज करेंगे, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वालिदैन को चाहिए बिल्कुल। आलूदा माहौल जो है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जिससे बच्चे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं? देखिए इसमें जो ज़्यादातर तो वही है, क्योंकि इनहेल करते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन कॉमन है बच्चों में। इसके अलावा आपकी स्किन की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाती है। और अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहते हैं एक्सीडेंटल चीज़ें भी हैं जो कि हो सकती हैं इनके साथ। जब स्मॉग का मौसम होता है तो आपको पता है कि वो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन इसमें चेस्ट इन्फेक्शन ही है। दूसरी वो इचिंग है, आई इच करना, ठीक है, थ्रोट के प्रॉब्लम रहना, बार बार स्किन पे खारिश होना, या अगर कोई वैसे ही एटॉपिक है यानी कि एलर्जी प्रोन है तो उसकी स्किन में एक्जिमा और ये चीज़ें फ्लेयर अप कर जाती है। ठीक है, एक्जिमा से और अक्सर ये देखते हैं हम स्किन भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और समझते कि पता नहीं। अभी आपने बात की थी कि चेस्ट इन्फेक्शन में बच्चों को जो है मुख्तलिफ चीज़ें फेस करनी पड़ती है जिसमें फंगस भी है, तो चेस्ट इन्फेक्शन का फंगस के साथ क्या मतलब कंसर्न है, किस तरह से फंगस हो सकता है? देखिए फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर नॉर्मली बच्चों में तो कम पाई जाती है, ठीक है, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है उनमें ये इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें ये कि हमारी फ़िज़ा में आपको पता है फंगस भी मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है और वायरसेस भी मौजूद है। वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा है, वायरसेस से इम्यूनिटी भी आपको पता है टाइम से लगती है, इस वजह से भी वायरसेस कॉमन है। बैक्टीरियल का ये है कि बैक्टीरिया उस तरह से फैलता नहीं जिस तरह वायरस फैलता है। फंगस का ये है कि फंगस ज़्यादातर जो इम्यून कॉम्पिटेंट लोग हैं यानी कि ऐसे जिनकी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा है वो फंगस को ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा हालात इस तरह होते हैं कि फंगस भी होता है। बिल्कुल, नमूनिया और दीगर सांस के इन्फेक्शन से वालिदैन बच्चों को जो है वो किस तरह से महफूज रख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें कि बच्चों की सेहत जो है वो अगर डिस्टर्ब है तो सबसे उसमें जो अहम रोल है वो पेरेंट्स का है, और उस दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनके आसपास जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं
वो किस तरह का है, आलूदा माहौल है तो बच्चों को किस तरह से जो वो बचाया जा सकता है कि एसओपीज़ का ख्याल रखा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनकी अगर हम बात करें तो दुनिया को देखने का ख्वाब, पढ़ाई या इसी तरह अगर हम बात करें जॉब की या एडवेंचर की, तो हर लड़की का ख्वाब है कि वो बैरून मुल्क जाए, विज़िट करे। अब कुछ ना कुछ जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है, जॉब की होती है, जिसके लिए वो अप्लाई करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। वीज़ा कंसल्टेंट हामिद नबील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आपको वेलकम कहते हैं जाको लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है हामिद? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पासपोर्ट की मैंने बात की और ख़ासतौर में इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं जो लड़कियाँ फेस कर रही हैं, ससुराली ले गए हैं और वापस आना जो है पाकिस्तान में उसके लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ, बैरून मुल्क जो ख़वातीन है वो किस तरह से फ्रॉड या हरासमेंट का सामना कर रही होती हैं इस सिचुएशन में? अगर आप पर्टिकुलर किसी भी लाइक अब्रॉड कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ठीक है, या आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि यू हैव टू स्टे देयर। वहाँ पर काउंसलेट हैं, वहाँ पर ह्यूमन काउंसलेट सोसाइटीज़ हैं जो सर्व कर रही हैं। इवन कि आपकी एक सिंगल ऑन द स्पॉट एक्शन हो जाता है, वहाँ पर प्रॉपर आपको सिक्योरिटी दी जाती है। अल्टीमेटली एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान अगर आप ब्रॉड की बात करेंगी तो वहाँ पर टोटली सिनेरियो डिफरेंट है। इन द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में बात करें, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर फीमेल ज़्यादा सेफ फील करती हैं। आप देखेंगे आपकी कितनी फीमेल्स हैं जो यूके जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, न्यूजीलैंड जाती हैं, एंड दे आर सपोज टू मेक द वीडियोस एंड दे आर लेटिंग द पीपल नोज कि देख लें जी रात के 2 बज रहे हैं और वी आर ऑन द रोड और हमें कोई डर भी नहीं है। लाइक दे हैव नो यू नो एनी काइंड ऑफ फेयर इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट। तो वो फ्री बर्ड है वहाँ पर। अब ये पर्टिकुलर ये डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट केस है कि जो इन लॉज की तरफ से एक प्रेशराइज हो जाता है, लाइक और दे आर सपोज टू रिस्ट्रिक्ट देयर। एग्जैक्टली पॉइंट इसके जो ससुराली हैं वो जो है वो ले गए हैं, शादी हो गई है, लड़की को बाहर ले गए हैं और यहाँ पे कहीं पे किसी को नौकरी का झांसा दे के जो है वो धोखा दिया जाता है, या कभी जो है हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है। तो सिचुएशन में लड़की जो है वो किस तरह टैकल कर सकती है? उसमें मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि आपको कभी भी अपने जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, एक तो उनको स्कैन करके अपनी किसी गूगल ड्राइव में, ठीक है, किसी क्लाउड में सेव कर लें। इन द सेम टाइम आपने अपने किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ऑथेंटिक चीज़ है, वो प्रूफ है कि यार एक्चुअली यू आर अराइव देयर एज ए माइग्रेंट। ठीक है, अदर देन दिस कि आप उसको कहें कि लाइक वंस यू अराइव देयर और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना पासपोर्ट किसी को दे देते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको मिसयूज़ कर सकता है या कर सकती है। किसी भी कंपनी को आप अपनी कोई भी किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ना दें एज़ कम्पेयर टू कि आप क्या कहते हैं उनको एज ए प्रूफ अपने पास स्कैन फॉर्म में रखें। अगर कोई कंपनी रिक्वायर भी करती है तो फॉर द सेक ऑफ यू देयर वेरिफिकेशन आप उनको दे सकते हैं, बट आफ्टर गेटिंग द वेरिफिकेशन यू विल गेट योर डॉक्यूमेंट्स बैक। अदर देन के वो लाइक अपने पास सेव रख लें उसको और आपको लाइक हरास करना स्टार्ट कर दें या मिस यूज़, जिस तरह के आप वर्डिंग यूज़ कर रही हैं, अल्टीमेटली देयर इज़ पॉसिबिलिटी। तो बैरून मुल्क जाने वालों के लिए जो है वो अगर आप क्या मशवरा देंगे? अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हिफाजत किस तरह से की जा सकती है? डॉक्यूमेंटेशन को कितना ज़रूरी होता है? स्कैंड फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो यू विल कंसीडर इलीगल देयर। आपने अगर लीगलाइज रहना तो यू शुड टेक केयर योर डॉक्यूमेंटेशन। वही प्रूफ है कि आप एज ए माइग्रेंट वहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा तो वो आप इलीगल शो होंगे और आपको प्रिजनमेंट में जाना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करें, एक तो आपके डॉक्यूमेंटेशन एज ए स्कैन फॉर्म आपकी फाइल आपकी ड्राइव में हो, आपकी जीमेल में हो, इन द सेम टाइम कहीं क्लाउड में सेव कर लें, किसी को फॉरवर्ड कर दें। लाइक आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन का। अगर कोई आपसे कंपनी रिक्वायर करती भी है तो एटलीस्ट आप अपने एंड को सेव कर सकते हैं। इन द सेम टाइम जब फीमेल्स की बात करते हैं और जब पासपोर्ट जिस तरह आप कह रही थी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, न्यूजीलैंड सिटीजनशिप दे रहा है। लाइक इफ़ यू अराइव देयर ओवर द स्टडी वीज़ा एज ए स्किल्ड इमिग्रेंट्स तो यू विल गेट योर सिटीजनशिप एज वेल देयर। अभी मैं यही सोच रही थी, मैं ये जानना चाह रही थी कि चूँकि ख़वातीन की बात हम कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो फ़ीमेल के लिए फ्रेंडली जो ममालिक हैं वो कौन से हैं, कहाँ वो आसानी से जा सकती हैं, कहाँ वो फ्रेंडली जो है उनको होगा कि जॉब मिल गई है आसानी से, ज़्यादा जो है वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंडली ममालिक कौन से हैं उनके लिए?
जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप यूके की बात करें, आप आयरलैंड की बात करें, आप स्विट्ज़रलैंड की बात करें, फ्रांस सेम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इवन के प्रीवियसली लास्ट ईयर कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने फ्रांस ट्रैवल किया है। इवन आई नो दैम पर्सनली, वो केस मैंने प्रोसेस किए हैं। ठीक है। दे हैव ट्रैवल ओवर द स्टडी वीज़ा इन फ्रांस, दे हैव ट्रैवल टूवर्ड्स द यूके। ठीक है। और वो इक्वल लेवल पे काम कर रही हैं मेल्स के साथ। हामिद हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी घरेलू ख़वातीन है और जो रोज़मर्रा जॉब करने वाली ख़वातीन है, जो ऑफिस गोइंग है या फिर टीचिंग कर रही हैं, किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, वो साथ अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई इवेंट आता है कि हमने जो है वो मेहंदी का इवेंट है तो उसमें किस तरह की लुक रखनी चाहिए, बारात में किस तरह दिखना है, और इसी तरह वलीमा जो है वो हमने इसी तरह जो है वो उसको मेकअप किस तरह का करना चाहिए, ड्रेस किस तरह का पहनना चाहिए, अक्सर हमें खुद भी समझ नहीं आ रही होती थी। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हम जो है वो अपने जो ख़वातीन उनके लिए लेकर आए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मिस आयशा मौजूद है, मेकअप एक्सपर्ट है और मेकअप आर्टिस्ट है। हाउ नो, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह जो है वो कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए मेहंदी की लुक के लिए या बारात की लुक के लिए। मेकअप का जो है वो कौन सा मेकअप रखना चाहिए, सॉफ्ट रखना चाहिए, किस तरह जो है वो आप उसको सॉफ्ट मेकअप रख के भी जो है वो एक अच्छी लुक जो है वो आपकी रहेगी। तो आयशा की तरफ बढ़ते हैं। जागो कहते हैं आपको, जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, Assalamu alaikum. I'm fine, alhamdulillah. So today we are going for mehndi look, and we are going to keep the makeup simple. And the dress is yellow, as you can see, according to ठीक है। mehndi. अभी मैं यही सोच रही थी कि जो ड्रेस पहना है ना, मुझे लग रहा है कि मेहंदी की लुक होगी। Exactly, we are trying to give that because it's like I have Aisha's attire and salon, so this is my own collection, and I'm going to start the makeup now. ठीक है, all right. श्योर। For that we are going ठीक to है, make. तो मेकअप भी जो है वो आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे कि सबसे The पहले best जो है thing is वो to choose the perfect base. So Base. I'm going with MAC and Naked. ठीक है। Do I show Naked किधर है? These are the bases. Naked की base किधर है? This is my other base which I'm going to blend along with the because we have to give a glossy look. These days girls are actually very much excited about shimmery makeup, glossy look, and they don't go for matte that much. So today we are going to give a glossy look. Exactly, my point is कि बिफोर मेकअप हमें जो है वो फाउंडेशन लगाने लगे हैं। अगर हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? We have to be careful about our skin type. If your skin is dry, then you have to apply moisturizer. Like इनकी केस में skin dry नहीं है, that is oily, so we are going to start with the primer. But if your skin is really dry, then you have to apply moisturizer ताकि आपका अजीब सा फेक लुक ना आए, लाइंस ना पड़े and all that. ठीक है, तो मिस आयशा हम ये भी देखते हैं कि कुछ स्किन ऐसी भी जो कंबाइन होती है, ड्राई भी होती है, ऑयली भी होती है, तो उसके लिए बिफोर मेकअप क्या फेस पे अप्लाई करना चाहिए? Primer जो है, we have different types of primer. We have to choose according to our skin type. Then we can also hydrate our skin. At times we use mask, hydrating mask before makeup as well. So right now we are short of time. I'm not going to apply the mask. I'll start with makeup and primer. पाकिस्तानी जो ख़वातीन है बैरून मुल्क जाते हुए वो कौन सी बुनियादी कानूनी मालूमात और हेल्पलाइन नंबर्स अपने साथ रखें, तो इस पर बात करने के लिए भी बैरिस्टर अमृत सुहेल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। वेलकम कहते हैं आपको अमृत, जागो लाहौर में। चूँकि हम अभी जिक्र कर रहे थे, हामिद भी मेरे साथ ही मौजूद, उनसे बात कर रहे थे कि जो ख़वातीन बाहर के लिए अप्लाई करती हैं जॉब के लिए, वो तो तरीक़ाकार उन्होंने बताया, लेकिन जो ससुराली ख़ास तौर पर लेके जाते हैं, शादी हो जाती है, लेके जाते हैं, फिर उसके लिए वहाँ से इधर आना वापस पाकिस्तान में इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है? पाकिस्तान में ख़वातीन बैरून मुल्क जाती है, उनको कौन सी बुनियादी कानूनी मालूमात भी मालूम होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और ये बहुत अहम मौजू है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो एज अ जनरल पर्सन भी, या आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें, अब अभी सिचुएशन को हम एक मिनट एक साइड पे कर लेते हैं। अगर मैंने एक जगह पे जाना है और मैंने सिर्फ ऊबर की राइड लगानी है, बिल्कुल, तो मैं उसमें देखूंगी कि अच्छा मेरी डेस्टिनेशन कौन सी है, मेरा ऊबर ड्राइवर कौन है, गाड़ी का नंबर वो है जो लिखा हुआ आ रहा है या नहीं है, या जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ क्या ये मुझे सही रास्ते से लेके जा रहा है। कुछ इकदामात होते हैं जो इंसान ने अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी प्रिकॉशंस के लिए खुद लेने होते हैं। लाइकवाइज जब आप एक इंसान की बात करते हैं, किसी औरत की बात करते हैं, किसी शख्स की बात करते हैं, जब ट्रैवल आप कर रहे होते हो, तो पहली बात कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होते हैं। आपका CNIC होता है, आपका पासपोर्ट होता है, और एक बेसिक जनरल नॉलेज होती है जिसका नाम होता है पाकिस्तान काउंसलेट, जो दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है।
तो अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो रही है या अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी काउंसलर के पास जाना है। मैं खुद क्योंकि इंग्लैंड में 3-4 साल रही हूँ और मैं वहाँ पे प्रैक्टिस भी करती रही हूँ, तो हमें वहाँ पे इमिग्रेशन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मसले होते थे और हम ये पर्सनली एक्सपीरियंस करते थे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी औरतें थी जिनको ज़बरदस्ती लेके आया जाता था, जिनका रहने का कुछ नहीं दिल होता था, उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ हो जाती होती थी और उसके बाद उनको घरों में बंद कर दिया जाता था। देखिए वो तो उस मुल्क की जो भी हेल्पलाइन होगी या जिस तरह भी आपने रीच आउट करना है वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन जब आप एक दफ़ा उस घर से या उस जगह से आपने बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया, तो आपकी फ़र्स्ट हैंड अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर तो आपके पास NCOP जो आपका NICOP जो आपका एक कार्ड होता है इशू आपके पास वो होना चाहिए, वो आपके पास उस जगह का होता ही होता है। जैसे एमिरेट्स ID है, इस तरह हर मुल्क का अपना PR कार्ड होता है। वो जब आपके पास होगा तो आप अपनी काउंसलर जनरल के पास जाते हो, अगर तो आपके पास वो PR कार्ड है, नहीं तो अपना पासपोर्ट लेके एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए। और अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो एटलीस्ट हमारे फ़ोन्स में पासपोर्ट पिक्चर्स होती हैं, वो भी नहीं है तो CNIC तो होता ही होता है, बाकी वो अपना डेटा रिकवर कर लेते हैं। वंस यू डू दैट तो आप अपने काउंसलर के पास जाओ और उसके बाद वो आपकी FIA को अप्रोच करेंगे और उसके बाद इस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा और आप कंप्लेंट दर्ज करोगे। अगर तो आपकी पुलिस इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, लेकिन देखिए इक़दामात तो लेने पड़ेंगे और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, बैरून मुल्क किसी खातून का पासपोर्ट या दस्तावेज़ात अगर जब्त कर ली जाती है ससुराल की तरफ से, तो फौरी तौर पर जो है वो क्या किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता कि पासपोर्ट की कोई पिक्चर आपके पास मौजूद ना हो। ठीक है, चलो अगर पिक्चर भी मौजूद नहीं है, पासपोर्ट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, 4-5 लफ्ज़ होते हैं, वो भी याद नहीं है तो CNIC का याद होता है, वो भी नहीं है तो घर में किसी का नंबर होगा जो आपके पास, किसी के पास घर में पासपोर्ट की आपकी पिक्चर होगी जो पीछे आपका बैक होम है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप बाहर जाके कहीं ना कहीं से तो कॉल करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पास, और अगर आप पाकिस्तान काउंसलेट एक दफ़ा पहुंच गए हुए हैं तो उसके बाद अगर आप अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हो तो वो बाकी चीज़ें खुद एक्सेस कर लेते हैं, उनके पास आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर वो खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते भी हैं और हमने देखा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा एक्शंस होते हैं, लिए जाते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो कितने केसेस आपके पास इस तरह के आए हैं? पाकिस्तान में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा इस चीज़ के रिलेटेड नहीं आते हैं, लेकिन बैरून मुल्क ऑब्वियसली क्योंकि उस चीज़ का ज़्यादा इशू होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बैरून मुल्क जो स्टडी के लिए जाने वाली लड़कियाँ हैं तो उनको किस किस्म के SOP का ख्याल रखना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए मैं खुद जब बाहर गई थी तो आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट 20 years old। 20 years? बिल्कुल, आई थिंक मैं बल्कि 20 साल की हुई थी, आई वाज 19 व्हेन आई वेंट। बहुत ज़्यादा लड़ाइयों के बाद बहुत ज़्यादा मसले मसाइल घर में डाल के गई थी क्योंकि मेरे वालिद साहब इस बात के बिल्कुल हक़ में नहीं थे, लेकिन द थिंग इज़ दैट जब मैं गई थी तो मैंने ये बात रियलाइज़ की थी कि उसकी भी वजूहात हैं। जब आप बाहर जाते हो तो देखो बात ये होती है कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, चलो हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो हमारे पास गूगल जैसा एक एक्सेस होता है जिसमें हम सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते होते हैं, लेकिन अगर अब मैं एक उस लड़की की बात करूँगी जिसके पास इस तरह के, ना तो उसके पास वो एजुकेशन है, क्योंकि देखो हमारे पास एजुकेशन है, हम फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, जिसके पास इस बात की, एक बात आप मैं कर रही हूँ कि किसी को किसी बात का शऊर ही नहीं है, किसी को इस बात का पता ही नहीं है, कोई इंसान बाहर उस तरीके से कभी ट्रैवल किया ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, उसको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए उनकी स्कैंड कॉपीज़ हर हाल में आप अपने फ़ोन में रखें। फ़ोन में नहीं तो इधर जो आपका CNIC नंबर है और आपके बेसिक नंबर्स है उनको अपने दिमाग में फ़ीड कर लें। पुराने ज़माने में हमारे पास फ़ोन के हर चीज़ के नंबर्स नहीं होते थे, हम उन्हें याद रखते थे। एड्रेसेस के लिए हमारे पास गूगल मैप्स नहीं होते थे, हम खुद ढूंढते थे। तो थोड़ी बहुत चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। अपनी जगह की सबसे पहले जाके अपनी काउंसलेट देख लें कि वो किधर मौजूद है। आपका फ़ोन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपके पास उस वक्त क्या कहते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपनी काउंसलेट का आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ जाके अपना मसला रिपोर्ट कर दें। मसला जो है अपना रिपोर्ट, क्योंकि मैं एक बात बस आखिरी ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें वो कोई फर्स्ट हैंड सिटीजन्स नहीं ट्रीट करते हैं, हमें वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स ही समझते हैं, चाहे आप दुनिया में जितने मर्जी डेवलप्ड इकोनॉमी में हो। तो इस बेसिस के ऊपर हमें हमारी काउंसलेट ही हेल्प आउट कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख्वाब देखना तो ज़रूर देखें आप ख्वाब, लेकिन बाहर जाके सर्वाइव कैसे करना है, इस पे बात करने के लिए बैरिस्टर अमृत सुहेल हमारे साथ मौजूद थी और साथ ही साथ जो है वो वीज़ा कंसल्टेंट हामिद नबील भी हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। चूँकि स्टूडियो में हम चूँकि बात कर रहे थे कि मेकअप
जो है वो क्या रखना चाहिए, मेहंदी लुक कैसे रखनी चाहिए, बारात में कैसे दिखना चाहिए। तो जो है वो आयशा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, मेकअप एक्सपर्ट है। अच्छा आयशा, चूँकि मैं देखा आपने फाइनल टच दे दिया हुआ इसको। इट्स ऑलमोस्ट डन। सो ये जो ब्राइड थी इनको बहुत लाइट सा मेकअप चाहिए था और हमने बिल्कुल बेसिक सी बेस लगाई है और बहुत हैवी, मेहंदी पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा लगता भी नहीं है। सो मेहंदी मायों के लिए हम बहुत लाइट सा रखते हैं, नेचुरल की तरफ ही जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एंड शी इज़ रेडी। ठीक है जी। मेकअप एक्सपर्ट मिस आयशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। और मेहंदी लुक कैसी होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ज्वेलरी में क्या जो है वो आप वेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कलर टोन है वो किस तरह की आपकी होनी चाहिए, ड्रेस की कौन सा कलर जो है वो आपको मेहंदी में पहनना चाहिए, और उसके साथ मेकअप किस तरह का करना चाहिए, मिस आयशा हमें गाइड कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।